डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने जो समझौतावादी विचारक है हॉब्स, उसके संप्रभुता सिद्धांत पर चर्चा की थी कि उसने किस तरह संप्रभुता का प्रामाणिक वो एक विचारक था। आज हम उसकी जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है लेविथान, उसमें जो उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत है जिसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता सिद्धांत को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है, लेकिन उसके पूर्व मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था का विवेचन भी आवश्यक है। वो क्या मानता था कि मनुष्य का मानव का स्वभाव कैसा है। हॉब्स को राजनीतिक दर्शन की जो उसका मानव स्वभाव है, उसके राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है और उसकी प्रथम ईंट के रूप में मानव स्वभाव को ही लिया जा सकता है। हॉब्स का मूल मंत्र स्वयं को पढ़ो है। वह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए, कि मानव स्वभाव का पहले अध्ययन होना चाहिए, उसके बाद में राजनीतिक चिंतन के बारे में विचार करना चाहिए। तो मानव स्वभाव कैसा है, मानव संबंधी जो उसके विचार है 1740 में जो डिकार पोरे जो उसकी पुस्तक थी उसमें मिलते हैं। हॉब्स मानव स्वभाव का चित्रण एक स्वार्थी भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है जो सदैव हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है, सदैव लड़ाई झगड़ों में व्यस्त रहता है। उसका उद्देश्य यश को बढ़ाना होता है, उससे शक्ति की लालसा सदैव बनी रहती है। वह भावना सदा क्रियाशील, उसको ये शक्ति को प्राप्त करने की भावना उसको सदा क्रियाशील रखती है, उससे कारण उसमें हमेशा बेचैनी का भाव रहता है। हॉब्स का मानना है कि मानव के स्वभाव में अंतर नहीं है, उसके बड़ा अंतर या विषमता नहीं है। शारीरिक रूप से भले ही असमान हो, पर ज़्यादा असमानता उनके स्वभाव में नहीं है। हॉब्स के अनुसार मानव आत्मकेंद्रित, स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी है। दया की भावना में ही उसके कहीं मेरी ऐसी दशा न हो जाए, तो तभी दया की भावना उसमें आती है। दया स्वयं सभी भय पर निर्भर है, दया धर्म सभी भय पर उसके निर्भर है। तो उसकी प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, उसके मानव स्वभाव के आधार पर उसकी प्राकृतिक अवस्था का भी उसने चिंतन किया है। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व हॉब्स प्राकृतिक अवस्था मानता है। मानवीय स्वभाव का चित्रण करके वह ये बतलाता है कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों का प्राकृतिक अवस्था में क्या स्थिति हो सकती है। उसकी प्राकृतिक अवस्था वैसी है जैसे कि पूर्णतः स्वार्थी और समान शक्ति वाले मनुष्यों के बीच में होती है। यदि कोई नियंत्रण न हो उन पर, तो समान शक्तिशाली यदि व्यक्ति हैं जो ऐसे स्वभाव के हैं, जो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं, तो वैसी ही प्राकृतिक अवस्था उसकी थी। उसकी प्राकृतिक स्थिति अराजकता का दूसरा नाम था। सबका सबके साथ युद्ध और नियंत्रण, यही प्राकृतिक अवस्था में उसके था। उसने कहा कि संघर्ष के 3 कारण हैं, प्रतिस्पर्धा, भय और यश, और इसके लिए वो 3 काम करता है। लाभ के लिए काम करता है, अपनी रक्षा के लिए काम करता है और प्रसिद्धि के लिए काम करता है। शक्ति ही सत्य है। जो कुछ जितने समय में अपने पास रखा जाए वही उसका अपना है। मनुष्य का जीवन दुखमय और प्रगति की कल्पना करना व्यर्थ है। मनुष्य असुरक्षित है, अतः व्यक्ति समझौते को बाध्य होता है। भय ही समझौते का आधारशिला है। वही मानता है कि जो भय है वही समझौते का, हॉब्स के सामाजिक समझौते का आधार है। हॉब्स द्वारा प्राकृतिक अवस्था को ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं करता, वो उसके अनुसार अनुमान पर आधारित है। उसका मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में उसकी दशा इससे मिलती जुलती ही होगी, क्योंकि इसने इंग्लैंड में ऐसी अवस्थाओं को देखा था। उसने कहा कि बिना राजतंत्र के ऐसी अवस्थाएं उस समय थी, अतः उसका मानना था कि साथ रहने में दुख को प्राप्त होता है। तभी व्यक्ति शक्ति साथ रहता है जब शक्ति में ऐसा करने को बाध्य किया जाए। मतलब शक्ति, जब व्यक्ति तभी साथ रहेगा जब उसको शक्ति के द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए। प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक कानून, उसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य है आत्मरक्षा हेतु समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता, और प्राकृतिक कानून का तात्पर्य है मनुष्य को ऐसे कार्य करने
से रोकना जो उसकी प्रबल इच्छा शक्ति आत्मरक्षा के लिए घातक हो। अधिकार से स्वतंत्रता का बोध और कानून से दायित्व का बोध, ये हॉब्स के चिंतन का मुख्य आधार था। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार तो निरंतर संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, किंतु प्राकृतिक कानून बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट वो नियम हैं जिनके अनुसार आचरण करके सुगमतापूर्वक अपने जीवन की व्यक्ति रक्षा कर सकता है और प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से वो बच सकता है। उसने कहा कि प्राकृतिक जो है अधिकार वो तो क्या है, हमेशा व्यक्ति को परस्पर संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन प्राकृतिक कानून उसको आचरण करके सुगमतापूर्वक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हॉब्स 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है। ऐसे प्राकृतिक नियम हैं वो जो कि जिनमें से 3 ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो व्यक्ति को शक्ति स्थापित करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करके और शक्ति स्थापित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता पर संतोष जितना दूसरों को देने को हो वो तत्पर रहना चाहिए। व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन करने को तत्पर रहना चाहिए जो उसने स्वयं अपनी रक्षा के लिए किए हैं। इस प्रकार प्राकृतिक नियम वो आचरण खड़ा करते हैं जो समाज में नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। अनुबंध और राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक समझौता कैसे होता है और राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम थे पर बाध्यकारी शक्ति का अभाव था, सभी के द्वारा उसका पालन नहीं किया जा सकता था। जब तक सभी उसका पालन नहीं करते किसी के द्वारा भी उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। अतः आवश्यकता इस बात की थी एक ऐसी संस्था की जो शक्तियों के द्वारा सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए बाध्य कर सके। व्यक्तियों में स्वार्थ होते हुए भी आत्मरक्षा, शांति, सुरक्षा की इच्छा विद्यमान थी। अतः उपयुक्त प्रकार की संस्था की स्थापना को व्यक्ति प्रेरित हुआ। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का केवल एक ढंग है, वह है समस्त व्यक्तियों का अपनी समस्त शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना। केवल इसी को अपनाकर संघर्ष की जो प्रवृत्ति है उसको टाला जा सकता है या उसको काबू किया जा सकता है तथा अनेकता में एकता को जन्म दिया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन का कर्ता समझकर कार्य करे, अपनी सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति को सौंप दे और फिर शासन के कर्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे तो ही अपने उद्देश्यों को वो प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार राज्य की स्थापना पारस्परिक समझौते के द्वारा की गई है। राज्य का जन्म शासकीय समझौते से नहीं बल्कि सामाजिक समझौते से हुआ है। सामाजिक समझौते में शासक की शक्तियों को मर्यादित करने हेतु किए जाते हैं शासकीय समझौते तो, पर हॉब्स का जो समझौता है वो सामाजिक समझौता है, वह जनता के द्वारा परस्पर किया गया समझौता है। शासक समझौते का पक्ष नहीं होकर उसके ऊपर है, मतलब शासक ने समझौता नहीं किया है, व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर समझौता किया है, इसलिए शासक उससे ऊपर है, समझौते का वो पार्ट नहीं है। हॉब्स के समझौते की कुछ विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। एक तो महत्वपूर्ण विशेषता ये उसका दोहरा होना है। एक में आपस में समझौता करके प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करना और दूसरे में अपने समस्त अधिकार किसको देना, संप्रभुत्व को देना। एक तो पहला व्यक्ति परस्पर समझौता करता है जिसमें अपने प्राकृतिक अधिकारों का वो त्याग करता है और दूसरा वो जो उसके सारे अधिकार हैं प्राकृतिक अधिकार वो किसको देता है, संप्रभु को देता है दूसरे समझौते के माध्यम से। तो उसका समझौता दोहरा समझौता है। दूसरा उसकी विशेषता है स्वेच्छा से किया गया होने के कारण कोई इससे अलग नहीं हो सकता। तोड़ने पर अपराधी दंड का वो भागी होगा। फिर तीसरा राजसत्ता को निरंकुश बनाना, उसने अपनी शक्तियाँ किसको, संप्रभु को सौंप दी हैं तो उसको निरंकुश बना दिया है। व्यक्ति ने अपने खातिर अपने जो अधिकार हैं वो संप्रभु को समर्पित कर दिए हैं, इसलिए व्यक्ति विद्रोह भी नहीं कर सकता। राजसत्ता को कानून बनाने का अधिकार प्राकृतिक अधिकारों तक सीमित किया जा सकता है। समझौते से स्वतंत्रता का हनन, अतः आज्ञा पालन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। वो कहता है कि समझौता व्यक्ति ने किया है और व्यक्ति यदि समझौते का पालन नहीं करेगा तो उसका हनन होगा। तो ऐसी स्थिति में वो उसको समझौता
जो है उसका पालन करना ही करना है, वो उसके पास इसके अतिरिक्त तो और कोई विकल्प नहीं है। अधिकारियों की नियुक्ति करना, युद्ध और शांति की स्थापना करना उसके समझौते की विशेषता थी। न्याय करना, अपरिमित निरंकुश और संप्रभुता का वो जनक रहा। तो इसके सामाजिक समझौते की इसी आधार पर हम आलोचना भी कर सकते हैं कि उसका सामाजिक समझौता अस्पष्ट था, उसका सामाजिक समझौते ने निरंकुशता वक़्त को जन्म दिया, उसका समझौता एकांकी रहा, उसके समझौते ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया, उसका समझौता व्यक्ति को दास बना देता है। जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग करता है तो वो उस अनुबंध में बंधकर अपनी समस्त शक्तियों को गवा बैठता है। तो ये एक उसकी सामाजिक समझौते की आलोचना भी है। वो कहता है कि कानून का नागरिक अधिकार, कानून संप्रभु के आदेश हैं। वो कानून के बारे में हॉब्स का क्या विचार था? वो कहता है कि कानून संप्रभु के आदेश हैं और जनता को उचित अनुचित की शिक्षा देते हैं। ये लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कानून व नागरिक कानून में वो भेद करता है। वो कहते हैं कि जो नागरिक कानून है वो बुद्धि के आदेश हैं, जो धीरे धीरे बाध्यकारी शक्ति उन पर होनी चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक कानून तो क्या थे कि प्राकृतिक कानूनों में कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं थी, लेकिन जो नागरिक कानून है उनमें बाध्यकारी शक्ति है। वो संप्रभु के द्वारा दिए गए आदेश हैं, इसलिए दोनों में अंतर है। अधिकार क्या है? वो कहता है कि जीवन रक्षा हेतु राज्य का निर्माण किया गया है, अतः व्यक्तियों को जीवन रक्षा का अधिकार है। यदि राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है, मतलब उसका व्यक्ति का क्या अधिकार है कि जीवन रक्षा के लिए उसने राज्य की स्थापना की है, इसलिए राज्य यदि उसका विरोध करता है तो व्यक्ति को उसका विरोध करने, राज्य का विरोध करने का अधिकार है। वो उसने अपने अन्य अधिकार राज्य को समर्पित किए हैं, जीवन रक्षा का अधिकार उसने राज्य को समर्पित नहीं किया है, इसलिए वो अधिकार क्या है? संप्रभु के आदेश के आधार पर बाध्य नहीं है। और राज्य और चर्च का क्या क्या संबंध है? हॉब्स ने के समय सत्ता के लिए राज्य और चर्च का पारस्परिक विवाद बहुत तेज चल रहा था, अतः उसके गुरुओं को सत्ता के लिए इस प्रकार लड़ता देखकर हॉब्स ने धर्म के प्रति उसमें वितृष्णा हुई और उसने क्या है उस अराजकता और अव्यवस्था को किसका को कारण माना? धर्म को कारण माना। उसने कहा कि चर्च और सत्ता आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए उसके चिंतन में जो स्वतंत्र चर्च का कोई स्थान नहीं है, वह चर्च को राज्य के अधीन करता है। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म पालन इस बात में है कि उसे राज्य की प्रभुता के सामने अपने आप को मर्यादित कर देना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी थी? वो कहता है कि राजतंत्र, कुलीनतंत्र, प्रजातंत्र, ये 3 शासन व्यवस्थाएं हैं। लोक कल्याण और सार्वजनिक हित की दृष्टि से कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र ठीक नहीं है। वो सब सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था किसको मानता था? राजतंत्र को मानता था, क्योंकि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में, अतः संघर्ष का कोई प्रश्न नहीं है। उसका विचार था कि राजा भी अन्य मनुष्यों की भांति स्वार्थी है, पर अनेक लोगों की स्वार्थपरता से एक व्यक्ति की स्वार्थपरता कम हानिकारक है। अतः वह आनुवांशिक राजतंत्र को ही ठीक मानता था। राजतंत्र में राजा अपने हितों का शीघ्र सामंजस्य स्थापित कर लेता है और उसके हित जनता के हित से जुड़ जाते हैं, इसलिए उसने सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्रीय व्यवस्था का ही समर्थन किया है। धन्यवाद।